हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण चैप्टर को पढ़ रहे थे। आज रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरण की तीसरी क्लास है। इसके पहले मैंने 2 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों सारे वीडियोज को 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे उत्प्रेरक क्या होता है, फिर उत्प्रेरण। तो समझिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनकी उपस्थिति से ही रासायनिक अभिक्रिया की गति परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ आपके होते हैं कि जिनकी उपस्थिति मात्र से ही रासायनिक अभिक्रिया की गति परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। और वहीं पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक। ओके, उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होती है हम उसको बोलते हैं उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। उत्प्रेरक वो होता है कि जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की गति परिवर्तित हो जाए, और यदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि अभिक्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरण। अब हम लोग बात करते हैं कि उत्प्रेरक के प्रकार। अब हम लोग बात करते हैं उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में। उत्प्रेरण के प्रकार। तो आपके उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है समांगी उत्प्रेरण, और दूसरा आपका होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो इस प्रकार से उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी उत्प्रेरण, दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। जब अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं एक समान होती हैं तो उसको हम बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। यानी ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं एक समान होंगी तो उसको हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे आप 2SO2 को आप ऑक्सीजन से जब क्रिया कराते हैं, इसमें जो उत्प्रेरक का काम करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो आपका बनकर निकल कर आता है 2SO3। तो प्यारे दोस्तों समझिएगा कि इसमें जो आपका अभिकारक है और जो आपका उत्प्रेरक है, जो आपका अभिकारक है और जो आपका उत्प्रेरक है, दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम है। सेम इसलिए इस वजह से है क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्प्रेरक है, ए भी गैस फॉर्म में है और ए दोनों भी गैस फॉर्म में है। यानी SO2 भी आपका गैस फॉर्म में है और O2 भी गैस फॉर्म में है। यानी कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम होंगी तो उसको हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि उत्पाद SO2 O2 और उत्प्रेरक NO दोनों की अवस्थाएं गैसियस स्टेट में है, गैस अवस्था में है। इस वजह से यह समांगी उत्प्रेरण का एग्जांपल है। अब आपको समझना है विषमांगी उत्प्रेरण। तो समझिएगा विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। जब अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं सेम ना हो तो उसको हम बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। यानी कि आपका जो अभिकारक होगा और जो उत्प्रेरक होगा, उन दोनों की
भौतिक अवस्थाएं समान नहीं होंगी तो उसको हम बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरक, जिसमें आपके अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम नहीं होंगी तो उसको हम बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरक। जैसे एग्जांपल के रूप में आप लेते हैं, जैसे आपका एग्जांपल है कि 2SO2 प्लस का O2 को यदि आप क्रिया कराते हैं प्लेटिनम ठोस अवस्था में लेकर तो आपका बनता है 2SO3। क्या बनता है आपका 2SO3। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका अभिकारक है दोनों गैस फॉर्म में है, यानी गैस के स्टेट में है, लेकिन जो आपका उत्प्रेरक है यह ठोस की अवस्था में है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो आपका अभिकारक है और उत्प्रेरक है दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो गैस अवस्था में है, SO2 और O2 गैस अवस्था में है, और जो आप उत्प्रेरक यूज कर रहे हैं वह ठोस अवस्था में है, यानी कि दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम नहीं है तो विषमांगी उत्प्रेरक हो जाएगा। जब दोनों की भौतिक अवस्थाएं सेम होंगी, यानी यह गैस है तो यह भी गैस होगा, तो समांगी उत्प्रेरक होगा। तो आशा करते हैं प्यारे दोस्तों कि आपको समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक समझ में आ गया होगा। अब प्यारे दोस्तों हम लोग समझते हैं कि उत्प्रेरक के क्या क्या लक्षण होते हैं। जो आपने उत्प्रेरक यूज किया, जैसे हम इसमें आपने NO उत्प्रेरक यूज किया और इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक यूज किया, तो आपको समझना है कि किसी भी उत्प्रेरक का लक्षण क्या होता है। तो पहला लक्षण ये होता है कि कोई भी उत्प्रेरक जो आपका होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। जो आपके उत्प्रेरक होते हैं यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, पहला लक्षण होता है। दूसरा लक्षण इसका ये होता है कि जो आपके उत्प्रेरक होते हैं अल्प मात्रा में ही पर्याप्त होते हैं, यानी थोड़ी सी मात्रा में, अल्प मात्रा में यदि आप उत्प्रेरक का यूज करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा परिवर्तित कर देते हैं, यानी जो उत्प्रेरक होते हैं अल्प मात्रा में ही पर्याप्त होते हैं। और तीसरा ये होता है कि जो आपके उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित नहीं करते हैं। जो उत्प्रेरक आपने यूज किया है यह रासायनिक अभिक्रिया को परिवर्तित नहीं करते हैं, बल्कि उनकी गति को परिवर्तित करते हैं। गति को परिवर्तित करने का सेंस ये है कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकते हैं, अभिक्रिया की गति को घटा सकते हैं। ओके, तो तीनों कंडीशन, तीनों लक्षण आपको समझ में आ गया होगा उत्प्रेरक का। अब हम लोग समझते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। इसके पहले आपने देखा उत्प्रेरण के प्रकार, अब प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझना है उत्प्रेरक के प्रकार। समझते हैं उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्यारे दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, 1 by 1 करके, यानी एक एक करके प्रत्येक उत्प्रेरक को हम लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका है धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक वैसे उत्प्रेरक होते हैं जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। आप धनात्मक उत्प्रेरक नाम से ही समझ सकते हैं कि इनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होगी वह बढ़ जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं 2KClO3 को जब आप MnO2 उत्प्रेरक के साथ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है 2KCl प्लस का बनता है 3O2, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका MnO2 है वह धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, जो कि पोटेशियम क्लोराइड को MnO2 की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनकर आता है। तो इसमें आपका MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दे रहा है। ये तो पहला एग्जांपल आपने देखा। अब सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल इस प्रकार से है कि N2 धन 3H2 Fe की उपस्थिति में
500 डिग्री सेल्सियस और 200 वायु दाब है, वायु दाब है, तो आपका निकल कर आता है 2NH3। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका आयरन है, जो आपका Fe है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ओके, और जो आपका धनात्मक उत्प्रेरक Fe है, आयरन है, यह 500 डिग्री सेल्सियस 200 वायु दाब पर कार्य करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि दोनों रासायनिक अभिक्रियाओं में MnO2 और Fe धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो नाम से इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की गति घट जाती है या रासायनिक अभिक्रिया की गति में कमी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। यानी ऐसे उत्प्रेरक जिनकी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया की गति घट जाती है या रासायनिक अभिक्रिया की गति में कमी आ जाती है, उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका होता है 2H2O2, यह जो है H3PO4 की उपस्थिति में आपका निकल कर आता है 2H2O प्लस का O2। तो इसमें जो आपका H3PO4 है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, जो कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की गति को कम कर देता है, अभिक्रिया की गति को स्लो कर देता है। तो इस प्रकार की उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो यहाँ से एक निष्कर्ष आपको निकल रहा होगा कि धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं रासायनिक अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका है स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बना एक पदार्थ ही उत्प्रेरक का कार्य करे, तो उसको हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ही एक पदार्थ ऐसा होगा जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को चेंज कर रहा होगा, या तो घटा रहा होगा या तो बढ़ा रहा होगा, उसको हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ही एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का सेंस है या तो घटा रहा होगा या तो बढ़ा रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, एग्जाम्पल आपका इस प्रकार से है कि CH2 COO C2H6 अब प्लस का H2O, तो आपका निकल कर आता है CH3 COOH प्लस का C2H5OH। तो इसमें जो आपका CH3 COOH है, CH3 COOH है, स्व उत्प्रेरक का क्या करता है। यानी स्व उत्प्रेरक में कोई स्पेशल उत्प्रेरक नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ही एक ऐसा पदार्थ होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है, उसको हम बोलते हैं स्व उत्प्रेरक। जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि जो आपका CH3 COOH था, स्व उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था, जो कि रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर रहा था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। तो समझिएगा कि प्रेरित उत्प्रेरक क्या होता है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरे रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करे, तो उसको हम बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक।
जैसे एग्जांपल के रूप में आपका हो जाता है Na2SO3 प्लस Na3ASO3 प्लस का O2। तो इसकी जब आप रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है Na2SO4 प्लस का Na3ASO4। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया आप देख रहे हैं Na2SO3 Na3ASO3 प्लस का O2 Na2SO4 Na3ASO4। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में प्यारे दोस्तों प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य हो रहा है, क्योंकि एक प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है किसी दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। तो ये आपका हो जाएगा प्रेरित उत्प्रेरक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हरियंत पब्लिकेशन की बुक में प्यारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उत्प्रेरक दिया है, उसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिए। एक क्वेश्चन 100% बनना है। जैसे कि आपका होता है प्रक्रम वनस्पति तेलों से घी का निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है, तो निकिल का। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि वनस्पति तेलों से घी के निर्माण में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। ऑप्शन ए दे देगा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी दे देगा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दे देगा निकिल और ऑप्शन डी दे देगा प्लेटिनम। तो किसका उपयोग होता है, निकिल का। ओके, तो इस तरीके से कुछ मैं बता दे रहा हूं, उसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकंड है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक का उपयोग होता है। उसी प्रकार से क्लोरीन के निर्माण का टेकन प्रक्रम में क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज होता है। प्रोटीन का पेप्टाइड के में परिवर्तन में पेटिसन एंजाइम का यूज होता है। उसी प्रकार से एथिल अल्कोहल का ग्लूकोज में परिवर्तन करने के लिए जाइमेस एंजाइम का यूज होता है। स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन के लिए डायस्टेज एंजाइम का यूज होता है। शर्करा से सिरके का निर्माण करने के लिए माकोडर्मा एसिटी का उपयोग होता है। क्या बोला, शर्करा के सिरके का निर्माण के लिए माकोडर्मा एसिटी का उपयोग होता है। सुक्रोज का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तन के लिए इन्वर्टेज एंजाइम का यूज होता है। सुक्रोज का ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तन के लिए इन्वर्टेज एंजाइम का यूज होता है। उसी प्रकार से दूध का दही में परिवर्तन के लिए लैक्टेज यानी लैक्टोबैसिली का यूज होता है। तो प्यारे दोस्तों इन सारे में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है पहला, वनस्पति तेलों से घी का निर्माण में किसका यूज होता है, तो निकिल का। और दूसरा अधिक बार पूछा जाता है कि दूध का दही में परिवर्तन होता है तो लैक्टोज द्वारा या लैक्टोबैसिली द्वारा। ओके, और तो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पढ़ना हर एक है, मतलब सारे जितने आपके महत्वपूर्ण उत्प्रेरक दिए हैं सबको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। यानी ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। वहीं पर उत्प्रेरक विष की बात करें तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की शक्ति को घटा देते हैं उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष यानी जो आपका उत्प्रेरक वर्धक होगा वह उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देगा और जो आपका उत्प्रेरक विष होगा उत्प्रेरक की शक्ति को घटा देगा। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे आपका होता है N2 प्लस का 3H2, इसमें हमने दो उत्प्रेरक का यूज किया, एक Fe प्लस का MO। जो MO है आपका मोलिब्डेनम है। क्या है, मोलिब्डेनम है। ओके, Fe को तो आपको पता ही होगा आयरन है। ओके, आयरन। ओके, इनको जब 500 डिग्री सेल्सियस
और 200 वाहिदात पर कराया जाता है क्रिया, तो आपका निकल कर आता है 2NH3। 2NH3 यह हम लोग साबर विधि द्वारा कराते हैं। किस विधि द्वारा? साबर विधि द्वारा। तो यदि हम साबर विधि द्वारा नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो हमारा बनकर आता है अमोनिया। तो इसमें जो आपका Fe होता है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देता है। जो आपका Fe और MO है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देता है। वहीं पर उत्प्रेरक बीज का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपका होता है 2SO2 प्लस का O2, तो आपका बनकर आता है 2SO3। तो इसमें जो प्लेटिनम उत्प्रेरक आपका यूज होता है एक, और दूसरा आपका यूज होता है AH2O3। यह आपका है उत्प्रेरक बीज। तो प्यारे बच्चों समझिएगा कि जो आपने 2SO2 धन O2 किया तो आपका बनकर आया 2SO3। इसमें जो आपका AH2O3 है उत्प्रेरक बीज का कार्य करता है, जो उत्प्रेरक की शक्ति को घटा देता है, वो उसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक बीज। ओके, और जो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देता है उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। तो आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आपका रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अभी भी इस चैप्टर के बारे में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसको मैं एक स्पेशल सेशन लेकर के आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग करेंगे जितने भी आपके हरियंत पब्लिकेशन के बुक में जितने भी सारे क्वेश्चन दिए हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरण के, सारे क्वेश्चन को कल मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों, हम लोग लेकर आ रहे हैं संडे को एक स्पेशल सेशन, जिसमें दोस्तों रैपिड फायर 100 क्वेश्चन को करेंगे विथ ट्रिक के साथ। तो आप उन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी तैयारी को जांच सकते हैं कि हम लोग 100 क्वेश्चन को कितने समय में और कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, संडे को सुबह 10 बजे जरूर देखिएगा वो सेशन, जिसमें हम लोग पूरा एक पेपर सेट आपको सॉल्व करवाएंगे। तो संडे को सुबह 10 बजे जरूर आइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।